नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस हमारी सीरीज़ का 5th लेक्चर है। यहाँ पर हम जीएस के पेपर 1, 2, 3 और 4 में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन ओशन डायपोल, मतलब कि आईओडी, हाउ आईओडी एंड एल नीनो अफेक्ट इंडियन मानसून। हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी क्या है, आईओडी और एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन ओशन डायपोल को समझेंगे। तो अगर हम बिल्कुल ही सामान्य भाषा में देखें तो यहाँ पर दो क्षेत्र हैं जिसके बीच जो है समुद्र की सतह के तापमान में अंतर देखा जाता है और इसीलिए जो है यहाँ पर क्योंकि दो क्षेत्र हैं और वहाँ पे तापमान में अंतर है इसलिए इसको डायपोल का नाम दिया गया है। तो ये दो क्षेत्र कौन से हैं? दो क्षेत्र में अगर हम यहाँ बात करें तो एक है ईस्टर्न साइड और एक है वेस्टर्न साइड। अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो वो है साउथ ऑफ इंडोनेशिया का रीजन और वेस्टर्न साइड पे अगर हम बात करें तो वो है अरेबियन सी का रीजन। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है, यहाँ के सी सरफेस टेम्परेचर जो है उसमें जो है अंतर देखने को हमें मिलता है। एक साइड जो है वो कभी गर्म होता है और तो दूसरा साइड ठंडा होता है और दूसरा साइड कभी गर्म होता है और एक जो पहला साइड है वो कभी ठंडा होता है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस देखने को हमें मिलता है और ये जो आईओडी की वजह से, ठीक है, जो इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो है यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उस पर जो है प्रभाव पड़ता है और जिससे कि जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है यहाँ पर जो है यहाँ के जो टेम्परेचर में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रेनफॉल जो होती है, जो बारिश होती है, जो वर्षा जो होती है उसमें भी जो है इसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम इसके अगर फीचर्स को देखें तो फीचर्स में सबसे पहले क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान में हमें अंतर देखने को मिलता है जैसे कि हमने बात की है। तो जो पानी के सतह का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा या गर्म होता है, ठीक है। कभी जो है वेस्टर्न साइड का टेम्परेचर ठंडा होगा, कभी ईस्टर्न साइड का टेम्परेचर होगा वो सामान्य से ठंडा होगा। और इसके बाद अगर हम सेकेंड देखें तो ये जो है ये फॉर्म कब होता है, ये डेवलप कब होता है, ये जो है ये सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो है इंडियन ओशन रीजन में होता है। इंडियन ओशन रीजन में होने के कारण, ठीक है, इसको नाम भी दिया गया है इंडियन नीनो का, ठीक है, इंडियन नीनो का इसको नाम दिया गया है। और ये जो है इंडियन ओशन का जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वहाँ पर डेवलप होता है। कब डेवलप होता है? अप्रैल से लेकर मई के बीच होता है और ये अपने चरम पे जो है वो अक्टूबर में होता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो है टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर जो है जो यहाँ का जो इसका जो प्रेशर डिफरेंस में भी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, अगर तापमान बदलेगा तो जो उसका जो प्रेशर जो होता है वो भी जो है वो भी बदलता है। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, तो वो भी जो प्रेशर जो होता है वो भी बदलता है, जिसके कारण जो हवा का बहाव जो है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। दबाव अंतर के कारण हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच हवाओं का प्रभाव जो होता है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर फोर्थ फीचर की बात करें तो इसके जो है 3 फेज पे यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ पर है पॉजिटिव आईओडी फेज, ठीक है, नेगेटिव आईओडी फेज और न्यूट्रल आईओडी फेज, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हमने बात की कि इंडियन ओशन रीजन में डेवलप होता है, तो इंडियन ओशन के जो 2 साइड हैं, ठीक है, तो ये है एक ईस्टर्न साइड और ये है वेस्टर्न साइड। तो जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में सामान्य से जो है यहाँ पर सामान्य से जो है ठंडा सरफेस का टेम्परेचर होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, और वेस्टर्न साइड पे जो है सामान्य से टेम्परेचर जो होता है वो वार्म होता है।
ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इक्वेटर के जो नदर्न साइड होता है, जो उत्तरी भाग होता है, वहाँ पर जो है वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज फ्लो करने के कारण जो है यहाँ पर जो है जो गर्म पानी जो है वो अफ्रीका की तरफ जो है वो मूव होता है, और जिसके कारण जो है जिसके कारण जो है हमने बात की कि जो है हवा का प्रवाह जो है वो भी बदलता है, और जिसके कारण जो ओशन का जो डीप में जो ठंडा पानी जो होता है, जो कोल्ड वाटर होता है, वो ईस्ट की तरफ जो है वो मूव करने लगता है, जिससे कि हमें जो इंडियन ओशन में जो है टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। और ईस्टर्न साइड पे जो है एवरेज से ज़्यादा जो है यहाँ पर ठंडा जो है सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेगेटिव फेज की, ठीक है, नेगेटिव आईओडी की, तो इसका जो है विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो है इक्वेटर पे जो है वेस्टर्लीज जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ईस्टर्न साइड पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म पानी होगा, ठीक है, वार्म वाटर होगा, और वेस्टर्न साइड पे जो है जो नॉर्मल से ज़्यादा जो एवरेज जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, उससे हमें यहाँ पर ठंडा पानी, हमें सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फिर हम देखेंगे एक न्यूट्रल फेज भी होता है। न्यूट्रल फेज तब होता है जबकि सन की रेज जो होती हैं वो पूरे जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो हमें जो है ये न्यूट्रल फेज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ईस्टर्लीज जो होती हैं वो 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है वहाँ पे ईस्टर्लीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसका कि टेम्परेचर जो होता है वो जो है ओशन के जो टेम्परेचर जो होता है उस पर भी देखने को मिलता है, और दोनों ही साइड पर जो है इवन टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसिफिक ओशन का वाटर और जो इंडियन ओशन का वाटर जो है वो आपस में मिल जाता है। तो हमें जो है इन एक न्यूट्रल फेज देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है, पॉजिटिव आईओडी में, ठीक है। तो ईस्टर्न पोल जो है वहाँ पर कूलर तापमान होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है अधिक ठंडा रहता है। तो यही सब चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका जो है मॉनसून पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि क्वेश्चन का हमारा दूसरा भाग है। तो अगर हम इंडियन मॉनसून की बात करें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और जो कि बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इंडियन ओशन डायपोल है, एल नीनो है, ला नीना है। तो इन सभी का प्रभाव जो है इंडियन मॉनसून पर जो है वो पड़ता है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो यूरेशिया में ज़्यादा जो स्नोफॉल हो रही है उसका भी फ़र्क जो है इंडियन मॉनसून पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्नोफॉल जो है अगर यूरेशिया में हो रहे हैं तो यहाँ पे जो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है, जिससे कि जो मानसून जो हमारा इंडियन मानसून जो विंड्स हैं वो और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मानसून जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आईओडी किस तरीके से इंडियन मानसून को जो है मानसून पर फ़र्क डाल रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो है दो फेज़ जैसे होते हैं इंडियन ओशन डायपोल के, तो अगर हम पॉजिटिव फेज़ की बात करें तो पॉजिटिव फेज़ में ये देखा गया है कि जो वर्षा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो इंडियन मानसून जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इंडिया में जो है हाई रेनफॉल जो है वो एक्सपीरियंस की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें नेगेटिव आईओडी, ठीक है, नेगेटिव आईओडी जो है उसका विपरीत फेज़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेनफॉल जो होती है, जो वर्षा जो होती है वो सामान्य से कम होती है, और जो मानसून के आने के बाद भी उसमें कई बार देखा गया है कि उसमें ब्रेक होता है, ठीक है। कुछ दिन वर्षा होती है, फिर कुछ दिन नहीं होती, फिर कुछ दिन वर्षा होती है। तो यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़्यादा देखा जाता है और जिसके कारण जो वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी के बाद अगर हम बात करें एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, एल नीनो कैसे इंडियन मानसून को इफेक्ट डालता है, तो अगर हम सबसे पहले एक लाइन पर समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है, तो इंडियन ओशन डायपोल की तरह एल नीनो भी जो है ये एक ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, ठीक है। उस सी सरफेस टेम्परेचर जो है उस पर तो प्रभाव डालता ही डालता है, इसके साथ साथ जो पूरा एटमॉस्फेरिक है, प्रेशर डिफरेंस और जो विंड का जो
जो हवा का जो प्रवाह है उस पर भी फ़र्क डालता है, तो इसलिए जो है ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी है। ठीक है, तो इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो दोनों ही जो है ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ओशियानिक फिनोमिना भी है और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी है। और एल नीनो जो है इसमें देखा गया है कि समुद्री सतह का जो तापमान जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाता है। और एल नीनो देखा गया है कि 2 से 7 साल पर जो है इंडिया में जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इसका प्रभाव जो है इंडियन मानसून पर भी पड़ता है। और जो एल नीनो वाले साल होते हैं उसमें जो है इंडिया में देखा गया है कि जो प्रेसिपिटेशन जो होता है, जो वर्षा जो होती है वो सामान्य से कम हो जाती है, टेम्परेचर जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर जो होता है वो गर्म हो जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि एशिया, अफ्रीका में ड्रॉट लाइक कंडीशन, सूखा जैसी स्थिति हो जाती है। और वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो है फ्लड्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम कम शब्दों में बात करें तो एल नीनो जो है, एल नीनो और जो मानसून जो है ये क्या है, ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है, जिस भी साल जो एल नीनो देखा जाता है तो उस साल ये अक्सर ये देखा जाता है कि वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ड्रॉट लाइक कंडीशन इंडिया में जो है हो सकती है, पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि ये एक कोई मतलब कि एकदम ही सेट रूल है, इसमें भी बहुत सारे अपवाद देखे गए हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1997-98 की, ठीक है, 1997-98 की, यहाँ पर ये जो साल था ये एल नीनो वाला साल था कि एल नीनो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था। लेकिन फिर भी भारत में जो है अच्छी खासी वर्षा देखी गई थी। अच्छी खासी वर्षा क्यों देखी गई थी? क्योंकि इंडिया में जो है पॉजिटिव मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो है पॉजिटिव आईओडी का फेज चल रहा था, जिससे कि जो आईओडी ने जो है यहाँ पे एल नीनो के प्रभाव को जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर आईओडी और एल नीनो दोनों ही मिलकर इंडियन मानसून पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 कंडीशन लेके चलेंगे, एक तो पॉजिटिव आईओडी जिसके साथ एल नीनो अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और एक है नेगेटिव आईओडी और एल नीनो वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले समझें तो ऐसा कोई भी वैसे तो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा जो है एल नीनो और आईओडी में जो है वो नहीं पाया गया है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, जो रिसर्च ऐसा बताती है कि जो इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो इतने प्रभावशाली होता है कि वो जो एल नीनो के प्रभाव को जो है वो कम कर देता है इंडियन मानसून पर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आईओडी, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आईओडी है और एल नीनो वाला साल भी है तो यहाँ पर देखा गया है कि जो है बारिश जो है वो अच्छी होती है। एल नीनो के प्रभाव को आईओडी जो है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट कर देता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 1994 और 2006 में, ठीक है, एल नीनो ईयर तो था, लेकिन यहाँ पे भारत में जो है अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली थी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी भी डेवलप हुआ था। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है नेगेटिव आईओडी एंड एल नीनो की। ठीक है, तो नेगेटिव आईओडी में हमने देखा था कि जो रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, एल नीनो कंडीशन में भी जो रेनफॉल जो है वो कम हो रही है। तो इस पर जो है सीधा सीधा इंडियन मानसून पर जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस साल की, ठीक है, अब इस साल की प्रेडिक्शन क्या है, इस साल की प्रेडिक्शन क्या है, ये है कि जो है एल नीनो जो है अच्छा खासा डेवलप हो गया है पैसिफिक रीजन में और इसका प्रभाव जो है इंडियन मानसून पर देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD जो है उसने भी ये अनुमान लगाया है कि लेटर मंथ्स में जो है पॉजिटिव आईओडी जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो कि एल नीनो के प्रभाव को जो है वो कम कर देगा इंडिया के मॉनसून पर। तो जो आईओडी जो है इंडियन ओशन डायपोल का जो प्रभाव जो है वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है उसके कंपैरिजन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, पर ये इतना प्रभावशाली होता है कि आसपास का जो एरिया है इंडियन ओशन रीजन के जो आसपास का जो रीजन है उस पर एल नीनो के प्रभाव को जो है वो कम कर सकता है। तो जिससे कि जो इंडिया का जो मॉनसून पर जो एल नीनो का प्रभाव जो पड़ना था वो उसको ऑफसेट कर देगा पॉजिटिव आईओडी।
ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। समान नागरिक संहिता क्या है, भारत में इसके महत्व और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होता क्या है। अगर हम बेसिक एकदम वर्ड्स में बात करें तो इसका संबंध जो है वो सामाजिक मामलों से होता है। ठीक है, सोशल प्रैक्टिसेस से इसका मतलब है जहाँ पर कि सभी धर्म, जितने भी जो रिलीजन है, उनके लिए एक ही कानून होगा। ठीक है, वन लॉ वन नेशन की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सिविल कोड है जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, भरण पोषण है। तो इन सभी मामलों के लिए देश में सभी जितने भी जो रिलीजन है, जितने भी जो धार्मिक समुदाय हैं, उनके लिए जो है एक ही कानून का निर्माण करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम करंट स्टेटस देखें, ठीक है, अगर हम करंट प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर जो जितने भी जो पर्सनल लॉज हैं, जो भी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इन सब के जो मैटर होते हैं, ये अभी किससे गाइडेड होते हैं? ये होते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजियस के अपने जो विशिष्ट धार्मिक ग्रंथ है, उनके द्वारा जो है ये सब मैटर्स को डील किया जाता है। और यहाँ पर जो है यूसीसी के लागू होने के बाद देश के जितने भी जो धर्म हैं, उन सब के लिए जो है एक ही लॉ होगा, जो कि पार्लियामेंट द्वारा जो है वो बनाया जाएगा या फिर पार्लियामेंट द्वारा जो है वो तय किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया है। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है। तो और यहाँ पर जितने भी जो धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, सभी धर्म और जातियों के लिए जो है एक ही फैमिली लॉ है। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल मैटर्स होता है उनके लिए जो है एक ही लॉ बनाया गया है, और सभी धर्मों के लिए, सभी रिलीजन जो है उसी के अंतर्गत जो है कोई भी मैटर होता है तो उसी के अंतर्गत जो है उसे देखा जाता है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पर हमें जोर देना चाहिए, इस पर बात कही गई है। तो इसके आखिर क्या क्या जो है, इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी नीड क्या है। ठीक है, अब हम उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, या फिर हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता को जो है ये बढ़ावा देता है। जैसा कि हमने बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे क्या होगा, इससे एक ही लॉ होगा सभी धर्मों के लिए। तो यहाँ पर जो है इंडिया के, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जितने भी जो नागरिक हैं उनके लिए एक कॉमन लॉ हो। ठीक है, एक कॉमन लॉ अगर होगा तो सभी धर्मों के लिए अगर एक कॉमन लॉ होगा तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और धर्मनिरपेक्षता को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंगिक समानता। ठीक है, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर कुछ ऐसे धर्म कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिनके जो पर्सनल लॉ हैं, उनके वहाँ पे जो महिलाओं को जो राइट्स दी गई हैं, उनके जो अधिकार जो दिए गए हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद से जो महिलाओं की स्थिति है उसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। इसमें जो है महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार मिलेगा। और जो गोद लेने के जो मामले होते हैं, इसमें सभी धर्मों के लिए जो है एक समान से कोई भी नियम जो है वो लागू किया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जिसमें कि जो विमेन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो लागू की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये पारसीज, ठीक है, अगर हम पारसीज की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई भी महिला जो है अगर वो इंटर रिलीजन मैरिज करती है तो उसके जो राइट्स होते हैं, ठीक है, उसके जो राइट्स होते हैं वो उससे जो है वो छीन लिए जाते हैं।
उसको जो है प्रॉपर्टी में जो फादर की जो पिता की जो संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसके जितने भी जो राइट्स होते हैं वो उससे छीन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जो महिलाओं की जो स्थिति है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विमेन को जितने भी जो है इससे यूसीसी लागू होने के बाद जो है यहाँ पे उनको बराबर का हक मिलेगा सिविल मैटर्स में, जैसे कि मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस है, इन सभी मामलों में एक बराबर का हक मिलेगा, जिससे कि महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधरेगी और महिलाएं और ज़्यादा जो है सशक्त होंगी। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो अन्यायपूर्ण प्रथाओं को जो है समाप्त करने में जो है वो भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ऐसे कम्युनल ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो है माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनके अपने खुद की जो है बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, तो वो अपने रिलीजन के ही हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि आज भी ईविल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको जो है परफॉर्म किया जाता है। बहुत सारी इरैशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसको कि परफॉर्म किया जाता है। तो इसके यूसीसी को लागू होने के बाद ये सभी जो ईविल प्रैक्टिसेस, ईविल सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी ख़त्म करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहाँ पर कि आज भी चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर एक नियम अगर सभी धर्मों के लिए लागू करते हैं तो यहाँ पर एक जो है एक फिक्स एज भी होगी लड़की और लड़कों की शादी के लिए भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो सोशल ईविल प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी हमें ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कानून का जो है सरलीकरण होगा। इससे क्या होता है कि जो है बहुत सारे जो है अगर लॉस होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो कोर्ट जो है उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा जो, या फिर हम कह सकते हैं जो न्यायपालिका जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है कई बार जो है कुछ बहुत सारे हर अलग अलग धर्मों में जो है एक ही चीज़ को लेके अलग अलग जो है वहाँ पे लॉस बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो कोर्ट्स हैं उसके पास जो है उसका काम को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितने भी जो लॉज हैं वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इससे क्या, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो क्रिश्चियन में क्या है, क्रिश्चियन में है कि अगर डिवोर्स लेना है तो उसके पहले जो भी कपल है उसको 2 साल तक जो है वो अलग रहना होता है, उसके बाद ही जो है उनको डिवोर्स मिलता है। यही अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो उनकी जो मैरिज जो होती है वो आनंद मैरिज एक्ट 1909 से गवर्न होती है, लेकिन इसमें डिवोर्स के मामले में जो है कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इनका जो सिक्स का जो डिवोर्स के जो मामले होते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट से ही जो है वो गवर्न होते हैं। इसी के बाद अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो है शरीयत लॉ के अंतर्गत ही जो है तलाक होता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो धर्म है उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो जब भी कोई मामला जो है कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे जो है काम बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक ही कानून होगा तो उससे जो अदालतों में जो लंबे समय से जो फैसले चले आ रहे हैं वो भी जो है वो जल्द पूरे हो जाएंगे। शादी है, तलाक है, गोद लेना है, जायदाद के बंटवारे हैं, इन सब के लिए जो है सारे धर्म के लिए जो है एक ही कानून होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जितने भी जो नागरिक हैं उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, उनकी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो कौन से कास्ट के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, कौन से माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन सब के लिए एक ही जो है लॉ होगा, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है, राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो और ज़्यादा फॉस्टर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक उन्नति में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत सारी जो ओल्ड एज प्रैक्टिसेस हैं, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज है, और जैसे कि पॉलीगैमी है, ठीक
ठीक है, बहुविवाह है, इन सबको जो है यहाँ पर ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे हम जो है सोशली और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारे जो समाज है उसको और ज़्यादा उन्नति होगी। और यहाँ पर कि जो भी जितनी बहुत सारी जो है इंटर रिलीजन मैरिजेस जो होती हैं, इंटर फेथ मैरिजेस होती हैं, उनके भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये भी देखा गया है कि जो ग्लोबल प्रैक्टिस जो है वो भी यही कहती है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू किया जाए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे जो है मुस्लिम नेशंस जो हैं उन्होंने वो भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अपना चुके हैं, जैसे कि मोरक्को है। इवन पाकिस्तान में भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। तो ग्लोबल प्रैक्टिस के भी अगर हम कंफर्म करते हैं तो भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। पर इसके साथ साथ बहुत सारे जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब हम एक नज़र जो है उस पर डालेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि भारत जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन जो है वो अपनाए गए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक फैमिली के ही अगर 5 मेंबर हैं तो उनके भी ज़रूरी नहीं है कि वो सभी जो है उनके विचार एक ही तरह से हों, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। और तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम सभी के लिए जो है एक ही कानून को अगर हम लागू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो विविधता है वो कहीं ना कहीं कम होगी। जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, ट्राइबल्स का जैसे कि हम लोग जानते हैं उनका बहुत ही यूनिक कल्चर है, उनकी अपनी जो है अपनी प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो उनके जो है उनकी जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको जो है हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उनकी जो बात कही जा रही है कि उनके आइडेंटिटी को, उनके कस्टम्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो अगर यूसीसी होने के बाद जो है वो जो प्रैक्टिसेस जो हैं ये सभी जो है एक जो है कॉमन लॉ के अंडर आ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है एक जो हमारा जो डाइवर्स कल्चर है जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी जो है यहाँ पर अभाव देखा गया है, क्योंकि अक्सर जो है माइनॉरिटीज़ को जो है एक वोट बैंक की तरह के रूप में जो है वो देखा जाता है। तो इसलिए जो है माइनॉरिटीज़ इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल विल भी जो है यहाँ पे उसका भी अभाव देखने को मिलता है, इसलिए भी इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो देरी हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होता है, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी जो है ये एक खतरा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजन है, बहुत अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो है इसका यूसीसी को जो है वो अपोज कर रही हैं। और अपोजिशन की वजह से, ठीक है, उनमें जो है एक अलग से जो है वो गुट बन जाएंगे। तो यहाँ पे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म जैसी जो है समस्याएं देखने को मिलेंगी, जो कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी खतरा हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के जो है ये विरुद्ध है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में जो है आर्टिकल 25 में कहा गया है कि जो है हमारे पास जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि हम कोई भी जो है रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम रिलीजियस अफेयर्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 25 में जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 सिर्फ एक जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो आता है। तो डीपीएसपी क्या है, वो एक गाइडलाइन है, वो एक दिशा निर्देश है। और इसको कब लागू किया जाएगा, जबकि जो हमारी कंट्री में जो है ऐसा जो है सही समय और सही सिचुएशन होगी, उस टाइम पर जो है इसको लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, अगर इसको अचानक से लागू कर दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, कम्युनल राइट्स भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी जो
पर्सनल लॉस जो हैं, पर्सनल लॉस जो का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, ये किस में दिया गया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में देने का मतलब है कि इस पे जो है इसमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है इसके लिए कानून बना सकती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक ही लॉ रखना था, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अगर लागू ही करना था, तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 44 भी जो है वो भी जो है कहता है कि जो है समय के अनुसार जो है हमें इसे लागू करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गलतफहमी और समझना जो है इसको मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जो कि इसको नहीं समझ पा रहे हैं आज भी, और उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जैसे कि इंडिया जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, तो उनका मानना है कि उनके ऊपर भी जो है हिंदू कोड जो है या फिर हिंदू लॉज जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोज किए जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं परसीव्ड थ्रेट, अनुमानित खतरा है। तो बहुत सारे जो है माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका मानना है कि वो उनके कस्टम के लिए, उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर के लिए ये एक खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि सभी के लिए जो है एक ही कानून होगा, तो उनकी जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस जो आ रही हैं वो उनको बदलनी पड़ेगी, तो ये उनके पूरे कल्चर के लिए जो है वो एक खतरा है। तो यहाँ पर हम देखें कि कुछ कोर्ट जजमेंट्स के बारे में, कुछ अदालती फैसलों के बारे में, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने समय समय पर अलग अलग केसेस में क्या कहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे शाहबानो केस में 2017 में जो हुआ था। तो उसने क्या किया था, उसने जो ट्रिपल तलाक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और इसको जो है ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में माना था। इसके बाद हम देखते हैं सरला मुदगल केस, जो कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जो कि 1995 में था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि मानव अधिकार, जो कि ह्यूमन राइट्स और जो गरिमा है उसका जो है अतिक्रमण करती है। तो धर्म के नाम पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन के नाम पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की जो अनदेखी हो रही है, ठीक है, वो नहीं हम कर सकते हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हमें यूसीसी को लागू करना आवश्यक है। इसके बाद है जॉन वेलामेथॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2030। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये दुख जताते हुए ये कहा था कि अभी तक हम लोग आर्टिकल 44 को लागू नहीं कर पाए हैं, और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहीं अगर हम विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग ने भी जो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है 2018 में, उसने कहा था कि जो है कि समान नागरिक संहिता जो है कि अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ये जो है इस स्टेज पे जो है यहाँ पर ये आवश्यकता भी नहीं है और ये डिज़ायरेबल भी नहीं है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको हम लोग एक बारगी जो है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत है कि जितने भी जो पर्सनल मैटर्स हैं, जितने भी जो रिलीजियस लॉज हैं, उनको कोडिफाई किया जाए। कोडिफाई करने से जो भी उनकी जो ऐसी जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो भी उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उसमें और ज़्यादा रिफॉर्म लाया जा सकता है, उसमें और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है, और उनकी जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है उनको बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके हम लोग को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि ट्रिपल तलाक को जो है यहाँ पर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इसी तरह हमें जो है एक एक स्टेप लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो है कम्युनल हार्मनी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यूसीसी को लागू करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ नहीं सकते, अपनी डाइवर्सिटी जो हमारी जो ताकत है उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है यूसीसी को लागू तभी करना चाहिए जब उसका सही समय है, और तब तक जो है हमें एक एक करके जो सुधार कर सकते हैं हम लोग अलग अलग रिलीजियस लॉज में, हमें वो सुधार करना चाहिए, ताकि जो है हम लोग न्याय संगतता या फिर इक्विटी को बढ़ावा दे सके समाज में।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है हाईलाइट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इन इट्स अडॉप्शन इन इंडिया। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही भारत में इसे अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इसकी शुरुआत जो है 1950 के शुरुआत में हुई थी, ठीक है। और ये जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स जो होती हैं उसमें इंसानों जैसे सोचने की शक्ति को पैदा किया जाता है। तो ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, ये रोबोट्स हो सकते हैं, ये कंप्यूटर हो सकता है, ये कोई भी डिवाइस ऐसी हो सकती है जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो है कंट्रोल किया गया हो, या फिर ये कोई भी मशीन हो सकती है जो कि कॉग्निटिव फंक्शंस करने में जो है सक्षम होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो ह्यूमन माइंड का ही एक फंक्शन है। तो उसमें जो है जो भी मशीन्स या फिर डिवाइस होते हैं, रोबोट्स होते हैं, इसमें जो है इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये कुछ भी जो है याद रख सकते हैं, ये जो है किसी से भी बात कर सकते हैं, ये कुछ सीखने के लिए भी सक्षम होते हैं, यहाँ तक कि ये जो है प्रॉब्लम को समझ कर, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करके यहाँ पर जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी जो है सक्षम होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, इसमें किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। मशीन्स जो हैं वो खुद से ही जो है सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको खुद से ही एनालाइज करती है और खुद से ही डिसाइड करती है, और जो है वहाँ पर खुद से ही जो है निर्णय लेके जो है उस पर जो है कार्य करने की क्षमता इसमें होती है मशीन्स में। तो यहाँ पर अगर हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग कहता है कि वर्ष 2035 तक अगर हम AI का यूज़ करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी जो है उसको $1 ट्रिलियन तक बढ़ाया जा सकता है, और इसमें जो है एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जो है एक जो बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में AI को यूज़ करके जो है यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अब हम उन एप्लीकेशंस की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कीटों और बीमारियों का जो है यहाँ पे शीघ्र पता लगाया जा सकता है ड्रोन की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से, जो भी वहाँ पे जो फील्ड कंडीशन है, ठीक है, जितनी भी जो फील्ड की कंडीशंस हैं उसका जो है पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पर होने वाले अगर कोई भी पेस्ट इन्फेस्टेशंस हैं या फिर अगर वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे कि जो पौधे जो है वो उनको जो है डिजीज़ लग सकते हैं, ठीक है, उनमें बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उसका जो है पहले से ही पता लगाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ जो है वहाँ की जो मिट्टी है, जो लैंड है, उसको वहाँ पे ट्रीट भी किया जा सकता है। अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो जाहिर सी बात है हम उसका सॉल्यूशन तो खोज ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पहले से ही पता लगा लेती है मशीन्स के द्वारा, जो है पहले ही जो है सॉइल्स की कंडीशन का जो है वो पता लगाया जा सकता है। इसके साथ हम देखते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, परिशुद्ध कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डेटा एनालिटिक्स है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ठीक है, इन सभी के द्वारा जो है सॉइल की, ठीक है, जो भी वहाँ की मिट्टी जो होती है उसकी कंडीशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के जो है मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, उसमें जो है नमी कितनी है, उसका पता लगाया जा सकता है, लाइट कितनी आ रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो यहाँ पर जब हमें ये सब पता होगा तो अगर हमें पता है कि जो मिट्टी है वहाँ पर जो है पानी जो है वो कम हो रहा है, नमी जो है वो कम हो रही है, तो उस हिसाब से जो है वहाँ पर जो है उस मिट्टी में जो है वो पानी दिया जा सकता है, उसको इरिगेट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर को भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, उसका यूज़ करके भी जो है यहाँ पर
जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, मौसम का जो है वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद जो है यहाँ पे जो वेदर फोरकास्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जो है जो वेदर है, सॉइल कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बदलती हुई देखी गई हैं क्लाइमेट चेंज के बाद। लेकिन ठीक है, लेकिन AI के यूज़ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से वेदर फोरकास्टिंग में और ज़्यादा मदद मिल सकती है, जिससे कि जो है फार्मर्स के पास पहले से ही जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि मतलब कि उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर वेदर फोरकास्ट है कि जो है इस साल जो है बारिश कम हो सकती है, तो फार्मर जो है वो उस हिसाब से जो है अपने को जो भी उसको सीड्स जो लगाने हैं, जिस भी क्रॉप की खेती करनी है, वो उस हिसाब से कर सकता है कि वो ऐसे सीड्स लगा सकता है अपने खेत में जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता हो, जिसमें कि ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं हो। और अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो फार्मर्स जो है उस हिसाब से अपने जो है क्रॉप्स का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर एनालिसिस के साथ जो है वहाँ पे वो ये देख सकता है कि कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है सीड्स को कब लगाना है, उसको कब हार्वेस्ट करना है। अगर ये पता चल जाए कि अगले हफ्ते बारिश होने वाली है, तो उससे पहले ही जो फार्मर्स जो हैं वो वहाँ पे जो है अपनी सीड्स को, अपने जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में को एक बहुत ही ज़्यादा वरदान मिला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं फसलों की स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो है जो भी एक क्रॉप्स जो है, ठीक है, जो भी फसल है उसकी उत्पादकता किस पर डिपेंड करती है, उसकी उत्पादकता डिपेंड करती है वहाँ के सॉइल की, वहाँ की मिट्टी की हेल्थ पे। तो मिट्टी की हेल्थ कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, मिट्टी कैसी है, कौन सी मिट्टी है, तो वो सब अगर हमें पता हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है तो क्रॉप्स के लिए जो है हम देख सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स को बेहतर न्यूट्रिएंट्स उसमें और ऐड करने की ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी का भी पता लगा सकते हैं, मिट्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि जो फार्मर्स जो हैं उनको बेटर आइडिया होगा कि कौन से फर्टिलाइज़र को उनके जो खेत में जो या उनके जो लैंड है वहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अगर वो सही तरह के फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी, उनकी जो क्रॉप की जो क्वालिटी जो होगी वो और ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद हम देखते हैं AI रोबोट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और ये बहुत प्रकार के जो हैं कार्य जो है फार्म लैंड पर कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं वो कई प्रकार से उनको ट्रेन किया जाता है कि वो पता लगा सकें कि जो क्रॉप की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है वो कैसी है। ठीक है, यहाँ तक कि जो है वो वीड्स जो होते हैं, जो खरपतवार जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने में भी मदद मिलता है, जिससे कि जो है वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं AI स्प्रेइंग या फिर AI छिड़काव। तो जैसे कि हमने बात की कि जो AI की मदद से, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है उसकी मदद से जो है वीड्स का पता लगाया जा सकता है। वो वीड्स को जो है, खरपतवार को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी जो अफेक्टेड एरिया जो है केवल वहीं पर जो है छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि केमिकल्स का जो यूज़ होता है पूरे फार्म लैंड पे वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगर केमिकल्स का जो है अगर यूज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या होगा, क्रॉप की जो क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी और साथ साथ जो है इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके जो है और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे अदर एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बेटर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है फार्मर्स को, जैसे कि बाज़ार में किस प्रोडक्ट्स की, किस क्रॉप की मांग है वो फार्मर्स को बताती है, ताकि फार्मर्स जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि उनको कौन से क्रॉप की जो है खेती करनी है। प्राइस फोरकास्ट करने में भी जो है मदद करते हैं। ठीक है, तो कीमत
कीमतों का भी जो है पूर्वानुमान लगा देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। तो उससे जो है फार्मर्स देखता है कि उसे जो है कौन से क्रॉप से जो है बेहतर फ़ायदा होगा, उसकी इनकम जो है वो और ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती है। ठीक है, जो कौन सा बेस्ट समय है बीज बोने का या फिर जो है जो फसल है उसको काटने के लिए। ठीक है, मृदा फसल स्वास्थ्य पता लगाने में जो है मदद मिलती है, जिससे कि जो है कौन सी फसल जो है वहाँ के लिए अधिक उपयुक्त है उस फार्म लैंड के लिए, उसमें भी जो है मदद मिलती है, जिससे कि जो है फार्मर्स जो है अपना बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इनफैक्ट जो है फर्टिलाइजर्स की भी जानकारी देता है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर को लगाने की ज़रूरत है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पैसे की बचत भी होती है, क्योंकि जो है प्रिसीजन फार्मिंग है या फिर एआई स्प्रेइंग है, इससे जो है अफेक्टेड एरिया पे ही जो केवल स्प्रे किया जाता है, या फिर जो है इरिगेशन अगर करना है तो केवल उसी समय किया जाता है जब नमी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉप हो जाती है, तो उससे जो है प्रिसीजन फार्मिंग में मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो है उर्वरकों जैसे फर्टिलाइज़र है या फिर पेस्टिसाइड्स है, उसके अत्यधिक उपयोग से भी जो है वो बचाता है, जिससे कि जो फार्मर्स की जो कॉस्ट होती है, इनपुट कॉस्ट जो होती है, उसको भी कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस लेबर शॉर्टेजेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है लेबर की जो शॉर्टेज जो हो रही है उसको भी कम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स हैं, स्मार्ट इरिगेशन है, स्प्रेइंग है, फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये सब कार्य जो है वो मशीनों द्वारा ही कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि जो है कटाई करनी है क्रॉप्स की, वो भी मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कई अलग अलग जो हैं जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन्होंने कई सारी जो है ऐसी पहल की हैं जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जो है IIT कानपुर में एक इंडियन एग्रीटेक इंक्यूबेशन नेटवर्क को जो है सेटअप कर रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एग्रीकल्चर में जो नवाचार जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह तेलंगाना सरकार की एक पहल है सागु बागु परियोजना। तो इसमें क्या है, इसमें कृषि और बागवानी में नवाचार मतलब कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, रोबोट्स है, ठीक है, रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है वो उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। और इंडिया में जो है तेलंगाना जो है ये ऐसा पहला राज्य है जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ करके ये इनिशिएटिव को लेकर के आया है। इसके बाद अगर हम देखें एग्रीटेक प्रोजेक्ट, तो ये किसका है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, जिसमें कि ड्रोन और सैटेलाइट, ठीक है, ड्रोन और सैटेलाइट का यूज़ करके जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर हम नीति आयोग को देखें, तो नीति आयोग की जो पहले नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी एग्रीकल्चर को जो है एक फोकस एरिया के रूप में देखा गया है। तो इस पर भी काम किया जा रहा है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंडिया में क्या है, वो इलिटरेसी का है, वो निरक्षरता का है। तो 2023 की अगर हम बात करें, तो अगर तो इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, वो 77.7% है, और रूरल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वो केवल जो है 73.5% है। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, तो उनको ये जो टेक्नोलॉजी जो है, जो कंप्यूटर या फिर मशीन्स जो हैं उसको समझने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे
एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बहुत ज़्यादा जो है ये खुद में एक चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो आज यहाँ पर जो है बेसिक टेक्नोलॉजी जो है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए या फिर उनके जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी तो जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है और उसको समझने में भी जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो AI कंपनीज़ जो हैं, ठीक है, तो वो पहले जो फार्मर्स को जो है कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो हैं उसको प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है फार्मर्स को, और उसके बाद जब वो उसको चलाने में जो है चलाने के लिए ट्रेन हो जाए तो उसके बाद ही उन्हें जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो है वो प्रपोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको अडॉप्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा चिंताएं बहुत सारी हैं, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन जो है, सॉइल कैसा है, उनकी लैंड की सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ जो है वो मशीन पे है, कंप्यूटर के पास है। अगर वो हैक हुआ तो उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है, साइबर अटैक्स का बहुत ज़्यादा खतरा है, डेटा उनका लीक हो सकता है। और साथ साथ जो है इंडिया में कोई भी ऐसी क्लियर पॉलिसीज़ नहीं है, कोई भी क्लियर लॉज नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो यहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कि आज भी जो है नेटवर्क नहीं आता। मतलब बाहर क्या बात करें कि मतलब इवन मैं दिल्ली NCR में हूँ, लेकिन बट स्टिल आई फेस एवरी टाइम यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू रहता ही है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी जो है वो रेगुलर नहीं है, और मशीन्स को चलने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वित्तीय सहायता का अभाव। जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है ICT डिवाइस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस को जो है वो स्थापित कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो करीब 85% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास के स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब कि 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड वो ओन करते हैं। तो वहाँ पे इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी लगाना, इतना जो है अगर हम इतनी महंगी टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो वो जो है वहाँ पे उनके जो कॉस्ट एफिशिएंट जी ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करके जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अगर हम आज बात करें तो यहाँ पर उसकी बहुत सारी समस्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी जो है, जो खाद्य सुरक्षा जो है वो भी एक चिंताजनक जो है सब्जेक्ट बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इशू बहुत ज़्यादा है। तो AI का, ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से हो रही जो अनसर्टेन वो वेदर है उसका भी हम लोग पहले से पता लगा सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसके लिए अगर हमें बेहतर प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स द्वारा जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट का इशू है तो ऑटोमेटेड फार्मिंग डिवाइसेस ऐसी हैं जिसका कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फूड सेफ्टी के मामले में भी जो है हम लोग कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये टारगेटेड एरिया पे ही जो है केमिकल्स को स्प्रे करता है। तो फूड सेफ्टी की समस्या को भी जो है ये समाधान कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और हमने देखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इसने काफ़ी सारे सेक्टर में जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है यहाँ पे भी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी जो है तो ये जो है ये हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी ये एक बूंद साबित होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी दवाई नहीं है कि जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा, लेकिन हाँ ये
एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी सारी समस्याओं को काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, और साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनकी डेली लाइफ को और ज़्यादा ईजी करने में सक्षम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन गुड गवर्नेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट इन इंडिया। सुशासन को परिभाषित करें, सुशासन की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही भारत में इससे जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सुशासन या फिर गुड गवर्नेंस होता क्या है। तो यहाँ पर इसको जो ये कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने जो है 1990 में दिया था, और इसकी एक रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इसने गुड गवर्नेंस को जो है परिभाषित किया था, और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ये एक तरीका है कि जिससे कि जो वहाँ की सरकार, किसी भी देश की जो सरकार है वो अपने जितने भी संसाधन है उसको किस प्रकार से यूज़ करती है अपने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो देश के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक संसाधन जो हैं उसको किस प्रकार से जो देश की सरकार है वो नियंत्रित करती है, यही जो है वो गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो क्या है, सबसे पहला क्या है कि भ्रष्टाचार को कम करना। तो उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो नागरिक केंद्रित विकास होना चाहिए, कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनको केंद्र में रखकर जो है वहाँ का उस देश का जो है विकास करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसमें वहाँ के नागरिकों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और चौथा इसका उद्देश्य है कि जो है लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको भी पूरा होना चाहिए। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो यूनेस्कैप जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसने सुशासन के जो है 8 सिद्धांत दिए हैं। अब हम उसको एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पार्टिसिपेशन या फिर भागीदारी। तो यहाँ पर जो है हर किसी के पास एक ऐसा अवसर होना चाहिए कि वो अपनी जो वॉइस है, वो अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सके। वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, या फिर जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उनके थ्रू जो है अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट उनके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना जो है एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकें और अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सके। तो ये हो गया पार्टिसिपेशन। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो जितनी भी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है वहाँ के उस देश के लॉज एंड जो जुडिशियल रूल्स आए हैं उनको अबाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो नागरिक हैं, उनके लिए जो कानून जो है वो एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि जो है अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, या फिर एक कम्युनिटी के लिए कुछ और है और दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ और है। तो यहाँ पे बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता। ठीक है, तो पारदर्शिता, जितनी भी जो पॉलिसीज़ जो हैं सरकार द्वारा जब बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो वो जो है जो एग्जिस्टिंग, जो अभी जो स्थापित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसी के अंतर्गत होने चाहिए। यहाँ तक कि जो भी जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है उस पर सबको जो है पहुँच होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी पहुँच होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन की जो कि उनसे जो है डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पारदर्शिता भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है,
रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जो सिटीजन्स हैं, उन सभी को जो है उन सभी को सर्व करें, उन सभी तक जो है सुविधाएं पहुंचाई जाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए एक निर्धारित समय में, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम में, एक रीजनेबल टाइम पीरियड में जो है उनको जो है जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सर्व करना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड, ठीक है। तो जितने भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जो है लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करें और उसमें जो है किसी का भी हार्म नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है। तो ये क्या है, समानता और समावेशिता। तो यहाँ पर जो है जो जितनी भी जो कम्युनिटी है उन सभी के साथ जो है जस्टिस होना चाहिए और सभी के पास एक समान अवसर होना चाहिए, ताकि वो जो है अपने कल्याण के लिए जो है वो कार्य कर सकें। या फिर हम कह सकते हैं कि जितना भी जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में, जितना भी जो विकास हो रहा है उसमें सभी को उसकी जो है सभी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो जितने भी जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं तो वो जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जो सभी के जितनी भी जो कम्युनिटी है उनकी नीड को जो है वो पूरा कर सकें। और यहाँ पे जो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या फिर जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं के पास होती है कि किस प्रकार से उसे एलोकेट करना है, तो उसका किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस पर जो है वो सरकार द्वारा ही निर्भर करता है, सरकार पर ही निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं गुड गवर्नेंस में, जितने भी जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स, नागरिकों के प्रति, ठीक है, ताकि जो है वो जो सोसाइटी की जो गुणवत्ता जो है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें, वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इसके बाद कुछ अदर फीचर्स भी हैं, कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक आचरण की या फिर एथिकल कॉन्डक्ट की। तो जो भी पब्लिक गुड्स जो है, ठीक है, तो भी जो वहाँ के नागरिक हैं उनका इंटरेस्ट को जो है पहले ही रखना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। और अगर कहीं पे भी जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर जो है डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी केस में उसका कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर उसका कोई जान पहचान वाला कोई व्यक्ति जो है वो सामने की पार्टी में है, तो उसे जो है अपने आप को जो है उस केस से या फिर वहाँ से निर्णय लेने से अपने आप को रोक लेना चाहिए। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो बचना चाहिए। इसके बाद है ओपननेस टू चेंज, परिवर्तन के लिए जो है एक खुलापन होना चाहिए कि हम लोग नए नए सॉल्यूशंस को आज की प्रॉब्लम के हिसाब से जो है नए नए सॉल्यूशंस को जो है वो खोज सकें। तो यहाँ पे नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, न्यू प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनका संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है और ह्यूमन राइट्स के को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे जो है वो बचना चाहिए और उसको जो है पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं गुड गवर्नेंस में। सबसे पहले सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, ठीक है। तो जो भ्रष्टाचार जो है वो पूरे हमारे सिस्टम के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बना हुआ है और ये जो है हमारे सिस्टम के ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। ये आर्थिक विकास को भी जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखते हैं बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कि रोड्स नहीं हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की जो है वहाँ पे सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी जो सरकार है वो वहाँ पे जो है उनकी डिजिटल प्रेजेंस और फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है, भौतिक रूप से वो वहाँ पर प्रेजेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को सर्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीति का अपराधीकरण। तो यहाँ पर अगर हम 2019 के लोक
लोकसभा की बात करें तो करीब 43% MPs ऐसे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं पहले जो है कभी ना कभी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से जो है यहाँ पे कार्य की जो क्षमता जो होती है, सरकार की जो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका आपस में एक नेक्सस बन जाता है जिससे कि जो नागरिकों का जो इंटरेस्ट होता है उनको अनदेखा कर दिया जाता है और उनके ही इंटरेस्ट को पूरा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, आंतरिक सुरक्षा खतरा भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, तो ऐसी समस्या भारत में बहुत ज़्यादा है जो कि सरकार को जो है एफिशिएंटली काम करने से जो है वो रोकता है। बहुत सारे रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं, टेररिस्ट से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस या फिर जो नागरिकों की जो सेवा है उसको करने में जो है सरकार जो है वो विफल रहती है। इसके बाद हम देखते हैं जागरूकता की कमी। तो यहाँ पर जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उसमें देखा गया है कि कई बार जो सिटीजन्स जो होते हैं उनको अपनी राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जो है वो पता ही नहीं होता। और जब उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो जो गवर्नमेंट अगर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है अगर अपना कार्य नहीं कर रहा है अच्छे ढंग से पूरी तरीके से, तो उसको वो लोग अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा पाते हैं, उसकी जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अपने अधिकार, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के क्या वो पूरी भूमिका है इस बारे में। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी जो अवेयरनेस जो है, ठीक है, उनमें जागरूकता की कमी है, वो कई चीज़ों से जो है वो इग्नोरेंट हैं, जिसके कारण वो जो है वो अपने भी कार्य जो है पूरे ढंग से नहीं कर पाते। उनसे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, उनसे जो एक्सपेक्टेड है कि वो रूल्स को अबाइड करें, उन्हें रूल्स के बारे में पता ही नहीं है, तो वो जो है उसको अबाइड कैसे करेंगे। तो इससे भी जो है गुड गवर्नेंस में जो है बहुत ज़्यादा बाधाएँ आती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, कुछ सरकारी पहल है जिससे कि हमें गुड गवर्नेंस में मदद मिलती है। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, ई शासन है, ई गवर्नेंस है, जिसमें कि कॉमन सर्विस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, ई पासपोर्ट सर्विस है, इस तरह की जो है सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, लीगल रिफॉर्म्स लेकर के आए गए थे जिसमें कि करीब 1500 जो है ऑब्सोलीट लॉज जो हैं उसको हटाए गए थे ताकि जो है बेहतर तरीके से जो है लॉज को लाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो है सजग समाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट अगर कहीं पे भी गलती करता है या फिर अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं करता है तो उसको खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा सके। इसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ सिविक ग्रुप्स। ठीक है, नागरिक समूहों की भी भागीदारी होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो जैसे कि बहुत सारे जो सिविक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि NGOs हो गए, ठीक है, NGOs हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो इनका एक एक्टिव रोल होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट की जवाबदेही को तय कर सकें। और अगर कोई भी सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है या पॉलिसी मेकिंग की जा रही है तो यहाँ पर उनकी भी जो है हिस्सेदारी हो सके, ताकि जो आम आदमी की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके उन पॉलिसीज़ को बनाते समय। इसके बाद हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम लोग पूरे सिस्टम में पारदर्शिता को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। जितने भी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका एक मैंडेटरी सोशल ऑडिट होना चाहिए। जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एक सजेशन बॉक्स होना चाहिए ताकि जो नागरिकों की जो नीड्स हैं उसको पूरी किया जा सके। उनके क्या सजेशंस हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स चलते हैं उनका जो है समय समय पर जो है असेसमेंट होना चाहिए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से जो है उससे नागरिकों को फ़ायदा मिल रहा है। तो जो हमारे जो गुड गवर्नेंस है ये हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों में ही बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जैसे कि हमने बात की कि ये जो है सरकार किस प्रकार से जो है यूज़ करती है रिसोर्सेज को,
तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर जो है प्रूडेंटली रिसोर्सेज को यूज़ करेगी तो उससे हमारा सामाजिक विकास भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा, जिससे जो है पॉवर्टी को कम करने में जो है मदद मिलेगी, जो गरीबी है उसको कम करने में मदद मिलेगी, लोगों के अंदर जो डर है उसको कम करने में मदद मिलेगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो जो है लोगों के अंदर का जो है डर भी निकलेगा और इससे कि हमारे यहाँ एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, जिसमें कि जो है यहाँ पर जो है एक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।